नमस्ते बच्चों। चलिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा था कि रिएक्शन क्वोशंट क्या होता है और उससे हम लोग क्या जज कर सकते हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि रिएक्शन क्वोशंट को हम लोग ऑलमोस्ट वैसे ही डिफाइन करते हैं जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को करते हैं, बट डिफरेंस ये था कि रिएक्शन क्वोशंट में हम लोग किसी भी टाइम का कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं और उसके हेल्प से फिर हम लोग उसको कंपेयर करते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से और पता लगाते थे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या फिर नहीं है, और अगर नहीं है तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर हम लोग ये बोलते थे कि अगर रिएक्शन क्वोशंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अगर रिएक्शन क्वोशंट ज़्यादा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और अगर रिएक्शन क्वोशंट कम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ये बोला जाता था, ठीक है। इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने देखा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग को देखना है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या है पहले ये लिख लेते हैं। लिखिए वहां पे हेडिंग डालिए ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। लिखिए according to this principle, according to this principle, according to this principle, if a reaction at equilibrium, if a reaction at equilibrium is disturbed by changing some parameters, is disturbed by changing some parameters, then the equilibrium shifts in the direction in which the change can be minimized. In which the change can be minimized. लिखा? चलिए, इस प्रिंसिपल का ये कहना है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, कोई रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है और हम लोग उस रिएक्शन को डिस्टर्ब कर दें, उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दें किसी पैरामीटर को चेंज करके, किसी पैरामीटर जैसे कि हम लोग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज कर दें, उनका प्रेशर चेंज कर दें, कंटेनर का वॉल्यूम चेंज कर दें या फिर टेम्परेचर को चेंज कर दें, कैटलिस्ट ऐड कर दें, ये सब हम लोग कुछ चेंजेस करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस प्रिंसिपल का कहना यह है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और हम लोग उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं किसी पैरामीटर को चेंज करके, तो इक्विलिब्रियम अब शिफ्ट होगा, और किधर शिफ्ट होगा तो उस डायरेक्शन में जिधर जो चेंज हमने क्रिएट किया है उस चेंज को मिनिमाइज किया जा सके। जो भी चेंज हम क्रिएट कर रहे हैं उस चेंज को जहां मिनिमाइज किया जा सकता है उधर शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम। जैसे अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा दे रहे हैं, कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और हम लोग प्रेशर बढ़ा दे रहे हैं, तो उधर जाना चाहेगा इक्विलिब्रियम, उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा जिधर प्रेशर को कम किया जा सके। अब वो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर कम होगा तो फॉरवर्ड में जाएगा, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर कम होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो जो चेंज हम क्रिएट करते हैं उस चेंज को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट होकर। किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो जिधर चेंज को मिनिमाइज किया जा सके। तो अब हमें इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे कुछ चेंजेस का इफेक्ट देखना है कि हम लोग क्या चेंज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट आता है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करता है, ठीक है।
जैसे सबसे पहला, अगर हम लोग कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और उसमें रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट ऐड कर दे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। जैसे कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, जैसे यही मान लेते हैं PCl5 गैस, इससे बन रहा है PCl3 गैस और Cl2 गैस। तो ये रिएक्शन मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पे है, और इक्विलिब्रियम पे हम लोग कुछ PCl5 ऐड कर दें, रिएक्टेंट ऐड कर दें, तो क्या होगा। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस प्रिंसिपल का कहना है कि उधर शिफ्ट करेगा जिधर चेंज को मिनिमाइज किया जा सके। हमने चेंज क्या क्रिएट किया, हमने रिएक्टेंट ऐड कर दिया, तो मिनिमाइज करना है, इस चेंज को कम करना है, मतलब रिएक्टेंट जो हमने ऐड किया उसको कम करना है, मतलब रिएक्टेंट जो हमने ऐड किया वो रिएक्ट करे, और रिएक्ट करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर इक्विलिब्रियम पे आप PCl5 ऐड कर दे रहे हैं तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वही अगर इक्विलिब्रियम पे हम लोग प्रोडक्ट ऐड कर दे तो उस डायरेक्शन में जाना चाहेंगे जिधर प्रोडक्ट कम हो सके फिर, और वो किधर होगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके। समझ आ रही है बात। या इस चीज को हम लोग रिएक्शन कोशेंट से भी देख सकते हैं। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो QC अगर इसका लिखा जाए कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो QC की वैल्यू KC के बराबर होगी। और अब इक्विलिब्रियम पे आप अगर रिएक्टेंट ऐड कर दे रहे हैं, रिएक्टेंट, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब QC की वैल्यू KC से कम हो जाएगी, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आप प्रोडक्ट ऐड कर दे रहे हैं तो इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो QC की वैल्यू KC से ज्यादा हो जाएगी, और QC इज ग्रेटर देन KC, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस चीज को QC से भी देखा जा सकता है, रिएक्शन कोशेंट से भी देखा जा सकता है, या फिर इस प्रिंसिपल से तो हम लोग देख ही सकते हैं कि जिधर उस चेंज को मिनिमाइज किया जा सके, मतलब रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिनका कंसंट्रेशन इफेक्ट करता हो इक्विलिब्रियम को, मतलब कहने का क्या है, जैसे ये रिएक्शन अगर ले लिया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इससे बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है ऐसा बोला गया। अब अगर हम लोग यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर देंगे तो क्या होगा ये बताना है, रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कंसंट्रेशन इस इक्विलिब्रियम को इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है, प्योर सॉलिड। इसका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में ही नहीं आएगा। इसका Kc अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, या Kp लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ CO2। इसका और इसका कंसंट्रेशन आएगा नहीं, क्योंकि ये प्योर सॉलिड्स है ना, तो इनके कंसंट्रेशन को चेंज करने से इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। किसके कंसंट्रेशन को चेंज करने से इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसे सब्सटेंस जिनका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो अगर यहाँ बोला गया कि कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा और मिला दिए तो क्या होगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया तो क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए तो इस चीज को लिखते हैं, वहां पे लिखिए पहला, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। लिखिए उसमें हेडिंग डालिए, लिखिए उसमें, ऑन एडिंग रिएक्टेंट reaction shifts in forward direction to attain equilibrium. Reaction shifts in forward direction to attain equilibrium. And on adding product,
and on adding product, reaction shifts in backward direction to attain equilibrium. But लिखा इतना, but only those reactants and products which affect the state of equilibrium. लिखा? चलिए, तो ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऐड करने का इफेक्ट हो गया, और एक सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, बस ध्यान रखना है ऐसे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो इक्विलिब्रियम के स्टेट को इफेक्ट करें। लिखो। चलिए सेकंड पे आते हैं। हेडिंग डालिए सेकंड। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर लिखा? चलिए, कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और अब हम वहां प्रेशर चेंज कर दें तो हो सकता है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए। कब डिस्टर्ब होगा? तो जब वहां गैसेस इन्वॉल्व होंगी। प्रेशर आप कब चेंज कर पाएंगे? जब गैसेस वहां इन्वॉल्व हो। रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट साइड में गैसेस होनी चाहिए। तो अगर हम लोग प्रेशर चेंज कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें देखना है। हम प्रेशर को या तो बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, मान लीजिए यही रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। ये जो रिएक्शन यहाँ पे हमने लिखी है PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, इसमें गैसेस इन्वॉल्व है। रिएक्टेंट में भी गैस है और प्रोडक्ट में भी गैस है, दोनों साइड हैं गैस। अगर हम लोग प्रेशर को चेंज कर देते हैं, प्रेशर हम लोग बढ़ा देते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उधर शिफ्ट होना चाहेगा जिधर प्रेशर को कम किया जा सके। हमने चेंज क्या क्रिएट किया था? प्रेशर को हमने बढ़ा दिया था, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करना चाहेगा जिधर प्रेशर को कम किया जा सके। अच्छा, बात यह कि प्रेशर को कम कैसे कर सकते हैं? तो गैस के लिए हम लोग PV इज इक्वल टू लिखते हैं nRT। टेम्परेचर यहां कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उधर प्रेशर भी कम होगा। नहीं, नंबर ऑफ मोल्स कम है तो प्रेशर कम होगा, सिंपल सी बात है। तो इधर अगर रिएक्टेंट साइड में देखा जाए तो 1 मोल गैस है, और अगर प्रोडक्ट साइड में देखा जाए तो 2 मोल गैस है। 1 मोल PCl3 का और 1 मोल Cl2 का, 2 मोल गैस है। रिएक्टेंट साइड में 1 मोल गैस है, प्रोडक्ट साइड में 2 मोल गैस है, तो रिएक्टेंट साइड में गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम है, प्रोडक्ट साइड में गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो अगर हम लोग यहाँ प्रेशर बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन उधर जाना चाहेगा जिधर प्रेशर को कम किया जा सके, और प्रेशर कम किधर होगा? तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स जिधर कम है, मतलब किधर? बैकवर्ड डायरेक्शन में इस रिएक्शन के लिए। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो ये रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए? तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रही बात? वही अगर हम लोग प्रेशर को कम कर देंगे तो उधर जाना चाहेंगे जिधर प्रेशर को बढ़ाया जा सके, मतलब जिधर गैस के मोल्स ज्यादा हो, मतलब ये रिएक्शन किधर शिफ्ट कर जाएगा? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, अगर कभी ऐसा हुआ कि दोनों तरफ गैस के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो गए, जितना मोल गैस का इधर है उतना ही मोल गैस का इधर भी हुआ, तब क्या होगा प्रेशर को बढ़ाने से? तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स अगर दोनों तरफ सेम है तो प्रेशर आप बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, फिर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो रिएक्शन फॉरवर्ड में चला जाए बैकवर्ड में चला जाए, उससे प्रेशर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में प्रेशर को चेंज करने का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैसे में? जब दोनों तरफ गैस के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो, जितना रिएक्टेंट साइड में उतना ही प्रोडक्ट साइड में। और अगर ऐसा है तब हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng कितना होगा? तो 0 होगा।
रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी तब कितना हो जाएगा 0। तो अगर डेल्टा एन जी 0 है तब प्रेशर को चेंज करने का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर डेल्टा एन जी 0 नहीं है तब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट करेगा जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम हो, एंड वाइस वर्सा। प्रेशर बढ़ाने से उधर जिधर गैस के मोल्स कम है, तो प्रेशर घटाने से उधर जिधर गैस के मोल्स ज़्यादा है। समझ आ रही बात? चलिए, तो इस चीज़ को लिखते हैं हम लोग। वहाँ पे लिखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हेडिंग डाला है, लिखिए उसमें if delta Ng is equal to 0, if delta Ng is equal to 0, then no effect of changing the pressure. Then no effect of changing the pressure. लिखा? नेक्स्ट लाइन में फिर लिखिएगा, लिखा ना इसको, if delta n is equal to 0 then no effect of changing the pressure। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे if delta Ng is not equal to 0 then on increasing the pressure equilibrium shifts in the direction in which number of moles of gas are less and vice versa। In which number of moles of gas are less and vice versa। लिख लिया? चलिए, जैसे मान लेते हैं ये रिएक्शन है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इससे बन रहा है 2NH3 गैस। N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इससे बन रहा है 2NH3 गैस। तो बताना है कि प्रेशर की क्या कंडीशन रखी जाए सो दैट इक्विलिब्रियम पे अमोनिया का यील्ड ज्यादा से ज्यादा हो। अमोनिया की यील्ड बढ़ानी है हमें इक्विलिब्रियम पे। अमोनिया का यील्ड बढ़ाने का मतलब अमोनिया ज्यादा से ज्यादा मिले हमें, इक्विलिब्रियम पे ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बने, मतलब रिएक्शन ये किधर शिफ्टेड हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रेशर की क्या कंडीशन रखी जाए, प्रेशर को हाई रखा जाए या प्रेशर को लो रखा जाए? सोचिए जल्दी से। हो गया? क्या होगा, क्या रखा जाए प्रेशर को? हमें अमोनिया का यील्ड बढ़ाना है, मतलब हमें रिएक्शन किधर शिफ्ट कराना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या दिख रहा है, 2 मोल गैस है और रिएक्टेंट साइड में 4 मोल गैस है, मतलब प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम है ना। और कम वाले साइड में नंबर ऑफ मोल्स जिधर कम है उस साइड में रिएक्शन कब शिफ्ट करता है, जब प्रेशर हाई हो या लो हो। तो प्रेशर को हाई करेंगे तब उधर जाएगा, नहीं, प्रेशर हाई करने से उधर जाता है इधर गैस का नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो प्रेशर को हम लोग हाई रखेंगे तो इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ही। मतलब हाई प्रेशर कंडीशंस में अमोनिया का यील्ड ज़्यादा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए, अब थर्ड आते हैं हम। अच्छा, थर्ड एक ये भी बोला जाता है कि वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होगा, वॉल्यूम को चेंज करने का।
तो वॉल्यूम का इफेक्ट कुछ ऐसा सच नहीं है, इसको एज सच याद भी हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रेशर जो अभी हम लोग देखे, प्रेशर का इफेक्ट, प्रेशर बढ़ाए तो प्रेशर कैसे बढ़ाए होंगे, वॉल्यूम को कम करके। तो प्रेशर बढ़ाने का वही इफेक्ट है जो वॉल्यूम को कम करने का है, प्रेशर घटाने का वही इफेक्ट है जो वॉल्यूम को बढ़ाने का है। इसको सिंपल सा ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक है। प्रेशर को बढ़ाने का वो इफेक्ट जो वॉल्यूम को घटाने का। तो वॉल्यूम के बारे में अगर पूछा जाए कि वॉल्यूम बढ़ा दिया गया तो बताइए क्या होगा, तो वॉल्यूम अगर बढ़ा दिया गया ये बोला गया है तो आप देख लीजिए कि प्रेशर घटाने का क्या इफेक्ट होता है, सेम वही इफेक्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग अलग से लिखते नहीं है कि इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, इसको याद रखने वाली चीज़ है बस कि वॉल्यूम बढ़ाने का वो इफेक्ट जो प्रेशर घटाने का, एंड वाइस वर्सा। अगर कहीं पे एक लाइन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अलग से हम लोग नहीं लिखेंगे इसको, लिख लीजिए एक लाइन बस कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम is same as decreasing the pressure, is same as decreasing the pressure and vice versa. Is same as decreasing the pressure and vice versa. लिख लिया? चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? तो रिएक्शन दो तरह की होती है, एक बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव होता है, और दूसरा बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा H निगेटिव होता है, ठीक है। जैसे A से B एक रिएक्शन है, इसका डेल्टा H पॉजिटिव है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा H पॉजिटिव होने का मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो इसका मतलब क्या, जब रिएक्शन होगी तो हीट एब्जॉर्ब होगा, जब रिएक्शन होगी तो हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब। मतलब हम लोग इसको एज सच कंसिडर कर सकते हैं कि A प्लस हीट इससे बन रहा होगा B, ठीक है। A प्लस हीट, A को हीट दे रहे होंगे तो B बन रहा होगा, ठीक है। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जैसे A से B एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसका डेल्टा H नेगेटिव है, मतलब जब रिएक्शन होगी तो हीट रिलीज होगा। हीट रिलीज होने का मतलब क्या लिख सकते हैं, हीट को हम लोग प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं कि जब रिएक्शन होगी तो B बनेगा और साथ में हीट रिलीज होगी। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम लोग हीट को क्या मान सकते हैं, रिएक्टेंट, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम लोग हीट को क्या मान सकते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक हम लोग बोलते हैं, जैसे एंडोथर्मिक बोला है, तो ये कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कौन सा, मतलब यहाँ दो रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक बैकवर्ड रिएक्शन है। तो इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है? तो ए को हीट देंगे तो बी बनेगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। लेकिन वही अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, बी रिएक्ट करेगा तो क्या क्या मिलेगा हमें, ए प्लस हीट, मतलब हीट तब रिलीज हो रहा है। अगर बी से ए और हीट बन रहा है तो हीट रिलीज हो रहा है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक। यहां पे क्या है, फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या हो गया, एंडोथर्मिक। बात समझ में आ रही है नहीं? फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक, यहाँ फॉरवर्ड एंडोथर्मिक तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक। तो ये जो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक हम लोग बताते हैं किस रिएक्शन को देख के बताया जाता है, तो हमेशा फॉरवर्ड को देख के, क्योंकि बैकवर्ड वाला उसका अपोजिट होना है। नहीं, ये बात समझ में आ रही है ना? फॉरवर्ड में अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो बैकवर्ड में तो रिलीज होगा ना, तो बैकवर्ड वाला अपोजिट होना ही है। तो हम लोग जो बताते हैं एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक किसी रिएक्शन को, ये किस रिएक्शन को देख के बोला जाता है, तो फॉरवर्ड वाले को देख के बोलते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा है उसको देख के बोला जाता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक। मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है। वही अगर बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करने लगेंगे तो उल्टा हो जाएगा।
तो कन्वेंशन ये कहता है कि आप फॉरवर्ड को देख के बोलिए, ठीक है। खैर, अब अगर हम लोग रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर एक तरह से हम लोग कैसे बढ़ा रहे होंगे, तो हीट दे के बढ़ा रहे होंगे। और अगर हीट दे के बढ़ा रहे हैं तो मतलब यहाँ पे एक तरह से हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं। नहीं, अगर हम लोग इस रिएक्शन में हीट दे दे रहे हैं तो हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, रिएक्टेंट। और रिएक्शन तब किधर शिफ्ट करना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब कौन सा डायरेक्शन, एंडोथर्मिक डायरेक्शन या एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड वाला एंडोथर्मिक है, बैकवर्ड वाला एक्सोथर्मिक है। मतलब यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड, जो कि क्या है, एंडोथर्मिक, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दें तो यहाँ पे एक तरह से हम लोग प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट ऐड कर देंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बैकवर्ड। और बैकवर्ड वाला डायरेक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। तो फॉरवर्ड वाला एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड क्या हुआ, एंडोथर्मिक। मतलब यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो एंडोथर्मिक। यहाँ पे भी एंडोथर्मिक में शिफ्ट हो रहा था, यहाँ पे भी एंडोथर्मिक में शिफ्ट होगा। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड ना बोल के इसको ऐसे याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। और एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सा है, ये हम लोग रिएक्शन के डेल्टा एच से पता कर लेंगे। अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है तो फॉरवर्ड वाला एंडोथर्मिक होगा, अगर डेल्टा एच लेस देन 0 है तो बैकवर्ड वाला एंडोथर्मिक होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। हाँ, टेम्परेचर अगर घटाएंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में, उल्टा जस्ट। बात समझ में आ रही है। तो पहले इस चीज को वहां पर नोट करिए, इस एरो पे ऐसे लिख लीजिएगा, एंडो, फॉरवर्ड वाला एंडोथर्मिक है और बैकवर्ड वाला एक्सो। यहाँ पे फॉरवर्ड वाला एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड वाला एंडो, ठीक है। पहले इस चीज को नोट करिए वहां पे। नोट कर लिया, नोट कर लिया इसको। चलिए लिखते हैं, वहां पे लिखिए नेक्स्ट लाइन से, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर equilibrium shifts in endothermic direction. Equilibrium shifts in endothermic direction. And vice versa. Equilibrium shifts in endothermic direction and vice versa. लिख लिया, चलिए। ये रिएक्शन दिया गया है, इसका डेल्टा एच बोला गया लेस देन 0 है। तो बताना है कि अगर हमें इक्विलिब्रियम पे अमोनिया का यील्ड बढ़ाना है तो टेम्परेचर की क्या कंडीशन रखी जाए। अगर हमें इक्विलिब्रियम पे अमोनिया का यील्ड बढ़ाना है तो टेम्परेचर की क्या कंडीशन रखी जाए, ये हमें बताना है। टेम्परेचर हाई रखा जाए, टेम्परेचर लो रखा जाए, बताइए।
चलिए सोचा इसको। डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन, फॉरवर्ड वाला। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो हमें रिएक्शन को किधर ले जाना है, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में। तो अमोनिया का यील्ड बढ़ाने का मतलब किधर ले जाना है, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड मतलब कौन सा डायरेक्शन, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। फॉरवर्ड वाला डायरेक्शन कौन सा दिख रहा है, एंड फॉरवर्ड वाला एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच नेगेटिव है, फॉरवर्ड वाला एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में हमें जाना है। मतलब क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो टेम्परेचर घटाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक में, टेम्परेचर घटाने से एक्सोथर्मिक में। तो टेम्परेचर को क्या रखा जाए, तो लो टेम्परेचर रखा जाए। लो टेम्परेचर पे अमोनिया का यील्ड ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में अमोनिया का यील्ड अगर बढ़ाना है तो टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। ये वैसे पढ़े भी होंगे आप लोग कभी पहले, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे अमोनिया का यील्ड ज़्यादा होता है, ऐसा हो सकता है पढ़ा हुआ आप लोगों ने पहले। खैर, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। हेडिंग डालिए वहां पे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट लिखा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड करने का इफेक्ट क्या होगा, ये हम लोग को देखना है, ठीक है। जैसे ए से बी एक रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम पे है, तो कैटलिस्ट ऐड करने का इफेक्ट क्या होगा ये हमें देखना है। तो होता क्या है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता है। कैटलिस्ट रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन को इफेक्ट नहीं करता है। कैटलिस्ट आप ऐड करिए या ना करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है या घटाता है। दो तरह के कैटलिस्ट हम लोग बोलते हैं, एक बोला जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक बोला जाता है निगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, और नेगेटिव कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन के रेट को घटाते हैं। अगर कुछ नहीं बोला जाता है, सिंपली कैटलिस्ट बोला जाता है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट मानते हैं। सिंपली अगर कैटलिस्ट लिखा गया है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट मानते हैं, ठीक है। तो अगर कैटलिस्ट आपने ऐड कर दिया तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। और जितने फैक्टर से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता है उतने ही फैक्टर से बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ता है। तो नेट इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फर्क किस चीज पे पड़ता है, अगर इसकी बात करें तो रेट बढ़ जाने से किसका रेट बढ़ जाने से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन के रेट के बढ़ जाने से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने में जो टाइम लगता है वो कम हो जाता है कैटलिस्ट की वजह से। बाकी इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हम लोग एक ग्राफ जो ड्रॉ किए थे स्टार्टिंग में इस चैप्टर के, एक ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया गया था, इधर हम लोगों ने रेट को रखा था और इधर हम लोगों ने टाइम को रखा था। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घट के और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ के जब इक्वल होगा तब वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तो ऐसा ग्राफ अगर हम लोग मान लें कि कैटलिस्ट के एब्सेंस में है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का, तो जब कैटलिस्ट यूज कर लेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, बैकवर्ड रिएक्शन 0 था स्टार्टिंग में, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट तो यहीं से स्टार्ट होगा, बट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो यहाँ था वो कुछ अब बढ़ जाएगा कैटलिस्ट की वजह से, वो अब यहाँ से स्टार्ट होगा। और रेट बढ़ गया है तो जो टाइम लग रहा है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने में, वो जो इतना लगा था वो अब कुछ कम हो जाएगा, कुछ पहले ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब कैटलिस्ट के एब्सेंस में जो ग्राफ होगा, प्रेजेंस में जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ आ रहा है ये?
इतने टाइम में ही इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जबकि कैटलिस्ट के एब्सेंस में ज़्यादा टाइम लगा था। अब कम टाइम में ही इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जा रहा है, ठीक है। ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आर एफ डैश हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये आर बी डैश हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये जो सॉलिड लाइन वाले ग्राफ है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, और ये जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। ठीक है, तो कैटलिस्ट का काम क्या समझ में आया? कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट को इफेक्ट नहीं करता है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। कैटलिस्ट सिर्फ क्या करता है? टाइम घटा देता है। किस चीज का टाइम? तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने में जो टाइम लगता है वो कम हो जाता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इस चीज को लिखते हैं वहां पे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट लिखिए वहां पे। कैटलिस्ट डज नॉट a catalyst does not affect the state of equilibrium. A catalyst does not affect the state of equilibrium. नेक्स्ट लाइन में फिर लिखिएगा, कैटलिस्ट चेंजेस रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन catalyst changes rate of both forward and backward reaction by same factor. So equilibrium is not disturbed. So equilibrium is not disturbed. However, the time required to attain equilibrium decreases. However, the time required to attain equilibrium decreases. लिखा, और फिर इस ग्राफ को वहां पर ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ में शो कर दीजिएगा कौन सा ग्राफ प्रेजेंस में है, कौन सा ग्राफ एब्सेंस में है कैटलिस्ट के। ठीक है, जैसे मैंने शो किया है वैसे शो कर दीजिएगा। और ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि जो टाइम लग रहा है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने में वो पहले कंपैरिजन में कम हो गया है। हो गया, ड्रॉ कर लिया ग्राफ। चलिए, तो जैसे बोला गया कि अमोनिया का यील्ड बढ़ाना है इक्विलिब्रियम पे। इस रिएक्शन में अमोनिया का यील्ड बढ़ाना है इक्विलिब्रियम पे। कैटलिस्ट ऐड करके बढ़ा सकते हैं क्या? तो क्या बोलोगे, बढ़ा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते? तो नहीं बढ़ा सकते। कैटलिस्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम कहीं शिफ्ट तो होगा नहीं, नहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। हाँ, क्या होगा,
इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने में जो टाइम लगा था पहले वो कम हो जाएगा, पहले ही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। बट अमोनिया के इल्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिग्री ऑफ मतलब जो रिएक्शन पहले जितना परसेंट हो रहा था अभी भी उतना ही परसेंट होगा इक्विलिब्रियम पे। समझ आ रही बात? चलिए, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब लास्ट हम लोग आते हैं, इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन, हेडिंग डालिए वहां पे। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और हम वहां पे कोई इनर्ट गैस ऐड कर दें तो उसका इफेक्ट क्या होगा? अच्छा, इनर्ट गैस का मतलब वो नोबल गैसेस से नहीं है। नोबल गैसेस जो होती है ना पीरियोडिक टेबल के एंड में जो होता है, नहीं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब से नहीं है। इनर्ट गैस का मतलब क्या? इनर्ट गैस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एक ऐसी गैस जो वहां पे रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनसे रिएक्ट ना करे, केमिकली इनर्ट हो उनके रिस्पेक्ट में। किनके रिस्पेक्ट में? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में केमिकली इनर्ट हो, कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी गैस को अगर ऐड कर दिया जाए तो उसका इफेक्ट क्या होगा ये हमें देखना है, ठीक है। तो इनर्ट गैस जो हम लोग ऐड करते हैं वो हम लोग दो कंडीशन में ऐड कर सकते हैं। पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में और दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में। कोई एक रिएक्शन हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे है वो, और वहां पे हम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं, कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए यहाँ पे इनर्ट गैस ऐड कर सकते हैं। या फिर दूसरा काम ये कर सकते हैं कि कंटेनर का प्रेशर जो भी है वो कांस्टेंट रख के इनर्ट गैस ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो एक एक करके देखा जाए कि क्या इफेक्ट होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा। पहले देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा। कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, और हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए अगर इनर्ट गैस मिला देंगे तो क्या इफेक्ट होगा। हाँ, टेम्परेचर हम लोग चेंज नहीं कर रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट होता ही है। हमने अगर इनर्ट गैस मिला दिया तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे तो उससे वहां का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए ए गैस से बन रहा है बी प्लस सी गैस, बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है इस कंटेनर में, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कोई इनर्ट गैस मिला दिया तो यहाँ पे गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो यहाँ का प्रेशर भी बढ़ गया, और प्रेशर अगर बढ़ गया तो क्या इफेक्ट होगा? इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा? उधर जिधर गैस के मोल्स कम हो, प्रेशर बढ़ने को उधर जिधर प्रेशर कम हो सके, मतलब गैस के मोल्स कम हो, मतलब ये रिएक्शन किधर जानी चाहिए? बैकवर्ड में। बट नहीं, ऐसा नहीं है, रिएक्शन बैकवर्ड में नहीं जाएगी। देखिए, दो चीजें हैं। पहले जो हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखे तो उसमें हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया था, तो कैसे बढ़ाया था? वॉल्यूम कम करके। अब इस चीज को समझिए एक बार आप। ये कंटेनर है, यहाँ पे गैस ए है, गैस बी है और गैस सी है, ठीक है। इसका प्रेशर है 1 atm, इसका प्रेशर है 2 atm, इसका प्रेशर है 3 atm। टोटल प्रेशर कितना हुआ? 32516। यहाँ पे कंटेनर में टोटल प्रेशर हो गया 6 atm, जिसमें ए बी सी का पार्शियल प्रेशर हमें बताया हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर का वॉल्यूम सपोज करिए 10 लीटर है। अभी हम दो काम करते हैं। एक काम क्या करते हैं, इस कंटेनर का वॉल्यूम 5 लीटर कर देते हैं, आधा, वॉल्यूम हाफ कर दिया। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर के बारे में मत सोचिएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए इसका वॉल्यूम हाफ कर दे रहे हैं अगर हम, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होना चाहिए। वॉल्यूम अगर हाफ हो जा रहा है तो प्रेशर डबल हो जाना चाहिए, तभी P1 V1 P2 V2 के बराबर हो पाएगा। तो प्रेशर डबल हो जाना चाहिए। यहाँ पे पहले प्रेशर कितना था? 6 atm, अब प्रेशर कितना हो जाएगा? 12 atm, डबल हो जाएगा।
ए का भी प्रेशर डबल हो जाएगा, ए का 1 था 2 हो जाएगा, बी का भी डबल हो जाएगा, 2 था 3 हो जाएगा, या सी का भी डबल हो जाएगा, सी का 3 था 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 और 3 9, बी का 2 था 4 हो जाएगा, सॉरी ए का 1 था 2 हो जाएगा, बी का 2 था 4 हो जाएगा, सी का 3 था 6 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 2 12। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, सबका पार्शियल प्रेशर चेंज हुआ, सबका पार्शियल प्रेशर चेंज हुआ। इक्विलिब्रियम पे पहले मान लेते हैं यहां पे था, इक्विलिब्रियम पे कंडीशन पे, इस कंडीशन पे था, तो यहां से केपी अगर निकालते तो बी का प्रेशर है 2, सी का प्रेशर है 3 और ए का प्रेशर है 1, मतलब कितना आता? 6 आता। और यहां पे अगर क्यूपी निकाला जाए तो बी का प्रेशर है 4, सी का प्रेशर है 6 और ए का प्रेशर है 2। 24/2 12 आ गया, जो कि केसी से, हाँ सॉरी, केपी से ज्यादा दिख रहा है। क्यूपी की वैल्यू केपी के बराबर नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है ना, और क्यूपी ज्यादा है केपी से, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा? तो बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा। तो ये काम पहले हो रहा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जब हम लोग देख रहे थे तब प्रेशर यहां बढ़ गया है, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगी? तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिधर गैस के मोल्स कम हो। एक दूसरा काम हम लोग करते हैं, इसका वॉल्यूम हम लोग 10 लीटर ही रहने देते हैं, 5 लीटर नहीं करके 10 लीटर ही करते हैं। गैस ए है, बी है, सी है, यहां एक एडिशनल गैस डी ऐड कर देते हैं। इसी कंटेनर में 10 लीटर वॉल्यूम कंडीशन में ही एक नई गैस ऐड कर देते हैं, गैस डी। और गैस डी का पार्शियल प्रेशर बताया गया 6 atm। अच्छा, ए के लिए तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना, ए के लिए पहले भी वॉल्यूम 10 लीटर था, अभी भी वॉल्यूम 10 लीटर है, पहले जितना टेम्परेचर अभी उतना टेम्परेचर, तो पहले जितना प्रेशर अभी भी उतना ही प्रेशर होना चाहिए। ए के लिए 1 था 1 ही रहेगा, या बी के लिए भी यही चीज, बी का प्रेशर 2 था 2 ही रहेगा, सी के लिए भी यही चीज 3 था 3 ही रहेगा। लेकिन टोटल प्रेशर कितना हो गया? 3 2 5 1 6 और 6 12 atm। यहां पे भी 12 हुआ था, यहां पे भी 12 हो गया, लेकिन दो अलग अलग तरीके से 12 हुआ है। यहां पे क्या हुआ, कंटेनर का वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ा, हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ा, ए का भी बढ़ा 1 से 2 हो गया, बी का भी बढ़ा 2 से 4 हो गया, सी का भी बढ़ा 3 से 6 हो गया। लेकिन यहां पे क्या हुआ, टोटल प्रेशर तो बढ़ गया, 12 हो गया 6 से, लेकिन किसी गैस का पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हुआ। और अगर पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो यहां अगर क्यूपी निकालेंगे तो 2 × 3/1, डी तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा ना इसमें, तो डी का प्रेशर चाहे कुछ भी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, बी × C/A, मतलब ये 6 ही आएगा, जो कि केपी के बराबर है। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? नहीं, डी को एज अ इनर्ट गैस मान लीजिए आप। अगर आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में, तो कंटेनर का टोटल प्रेशर तो बढ़ जा रहा है, बट किसी गैस का पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, और पार्शियल प्रेशर अगर चेंज नहीं हुए तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हुआ, और अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ तो किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? ये सिंपल सी चीज है। अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में इनर्ट गैस ऐड कर देते हैं तो ठीक है, वहां पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, कंटेनर का टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा, बट किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा। और अगर पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, और अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा इनर्ट गैस ऐड करने का। किस कंडीशन में? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ आ रही है बात? हाँ, वही अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में इनर्ट गैस ऐड करें तो इस बार PV = nRT से अगर देखा जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, प्रेशर हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ेंगे इनर्ट गैस ऐड करने से तो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ेगा। कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हर एक गैस का कंसंट्रेशन चेंज होगा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ने से क्या इफेक्ट होता था? वही जो प्रेशर कम करने से, और प्रेशर कम करने से किधर शिफ्ट होता था? जिधर गैस के मोल्स ज्यादा हो। मतलब ये रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इधर गैस के 2 मोल है, इधर 1 ही मोल है। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी।
तो दो चीजें हुई, क्या क्या? पहली चीज क्या हुई, अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, अगर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट करेगी जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर घट जाएगा, तो एक तरह से वॉल्यूम बढ़ने का वही इफेक्ट होता था जो प्रेशर घटने का होता था। मतलब रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी, सॉरी मतलब उधर जिधर गैस के मोल्स ज्यादा हो। इस रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है, तो ये फॉरवर्ड में आएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए लिखते हैं इस चीज को, वहां पे हेडिंग डाला है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन लिखिए इसमें। पहला लिखिए ए पार्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिखिए इसमें, ऑन एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम on adding inert gas at constant volume, total pressure inside the container increases. Total pressure inside the container increases but partial pressure of any gas does not change. But partial pressure of any gas does not change. So no effect on equilibrium. So no effect on equilibrium. लिखा? नेक्स्ट लाइन में लिखिए बी पार्ट at constant pressure. लिखिए इसमें, on adding inert gas at constant pressure, on adding inert gas at constant pressure, volume of the container increases, volume of the container increases, so equilibrium shifts in the direction, so equilibrium shifts in the direction in which number of moles of gas are more. In which number of moles of gas are more. लिख लिया? चलिए, जैसे उसी रिएक्शन की बात करते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस से बन रहा है 2NH3 गैस। इक्विलिब्रियम पे अमोनिया का इल्ड बढ़ाना है, तो क्या किसी कंडीशन में इनर्ट गैस ऐड करके अमोनिया का इल्ड बढ़ाया जा सकता है? तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर इनर्ट गैस ऐड कर देंगे तब तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट कर जाएगा, तो उधर जिधर गैस के मोल ज्यादा हो। किधर है? इधर 2 इधर 4 है, तो किधर शिफ्ट कर जाएगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अमोनिया का इल्ड बढ़ने की जगह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनर्ट गैस यूज करके हम लोग अमोनिया का इल्ड नहीं बढ़ा सकते इक्विलिब्रियम पे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इस तरीके के थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाते हैं ज्यादातर। न्यूमेरिकल इसमें क्या ही बनता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं
कोई भी एक चेंज क्रिएट कर दिया जाता है और उसके बाद पूछा जाता है रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग ली चैटलर प्रिंसिपल के बेसिस पे देखते हैं। तो इतना ही देखना था हम लोग को ली चैटलर प्रिंसिपल में। इसके आगे की चीज़ अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।